बालक और बालिका सभी को नमस्कार। और अपना जो चल रहा है कंप्लीट बायो के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन का जो सेशन अपना चल रहा है, उसकी जो अगली क्लास है वो अपन है। और आपको बता ही रखा है कि इनको सभी को करो। और कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम जो लैंग्वेज का थोड़ा सा, तो वैसे आपको लिखा हुआ ही मिल रहा है, बाकी जो भी है एक्सप्लेन जो है हिंदी में हो रहा है, तो आप उसको आराम से समझो और उसके बाद में आराम से उतार लो उसको, है ना। तो लैंग्वेज का नहीं आना चाहिए आपके पास, पूरा हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं। तो देख, तो आज की क्लास का देखते हैं अपन कुछ अपने ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं जो काम करती है इंटरनल ऑर्गन के अंदर। अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखो अपन देखते हैं सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका क्या होती है? सरटोली कोशिका जो है अपन कहते हैं टेस्टिस या वर्सन के अंदर पाई जाती है। और सरटोली कोशिकाओं का काम ये होता है कि सर शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में शुक्र जनन जो शुक्राणु बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, पोषण देने का जो काम होता है वो किसका होता है? सरटोली कोशिका का। तो देखो अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ किया जा रहा है, तो आराम से समझो है ना इसको, उसके बाद में आराम से उतार लो। तो सरटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस वर्सन में पाई जाती है। और वर्सन के अंदर अपन बात करते हैं कि सर शुक्र जनन के बाद में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, उन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का जो काम होता है वो सरटोली कोशिका का होता है। तो देखो इसके बारे में क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे पहले तो यही बनता है कि सर सरटोली कोशिका का कार्य क्या होता है? तो कार्य ये होता है कि ये जो शुक्राणु को है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो देखो कह रहे हैं दीज आर सपोर्टिंग सेल इन द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये सपोर्टिंग सेल है और किसके अंदर पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सिचुएटेड रहती है या वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगला है सर कॉपर सेल क्या होती है? ये जो सेल है, ये सेल लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है और ये इनका काम जो होता है वो फेगोसाइट का होता है। मतलब जितने भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में या फूड के थ्रू जो भी जा रहे हैं या ब्लड के थ्रू जो भी जा रहे हैं, उनको नष्ट करने का काम क्या होता है? इनका होता है। तो क्या कह रहा है? दीज आर फाउंड इन द लीवर, लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर एक्ट एज ए फेगोसाइटिक। कैसा एक्ट करती है ये? फेगोसाइटिक मतलब भक्षाणु का कार्य करती है। जीवाणु, विषाणु तथा जो भी है कवक वगैरह, उनको खाने का जो काम है, नष्ट करने का काम जो है वो कॉपर सेल करती है। अगला कह रहा है दीज आर ए टाइप किस प्रकार का होता है? मैक्रोफेज टाइप्स की ये कोशिकाएं होती है। अगली जो सेल है वो है गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या करते हैं? दीज आर ए मेच्योर म्यूकस सेल फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होती है सर? रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। और ये किसको मेच्योर करती है? म्यूकस सेल जो है उसको करती है ताकि डाइजेशन के अंदर हो सके, या फिर कहते हैं रेस्पिरेशन इजीली हो सके। अगला कह रहा है सी सेल क्या होती है? पैराफोलिकुलर जो सेल है ये क्या होती है? फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड के अंदर सिचुएटेड होती है। और सिक्रेट क्या करती है? कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन करती है। कैल्सीटोनिन सिक्रेशन अगर करेगी तभी कैल्शियम का जो लेवल है वो अपनी बॉडी में बना रहेगा। और कैल्शियम का लेवल बना है, और कैल्शियम किसके लिए होता है? मेंटेन करता है किसको? बोन्स को, हमारी जितनी भी हड्डियां हैं उनको मेंटेन करने के लिए अगर कोई हार्मोन है तो वो हार्मोन कहाँ से होता है? सिक्रेट थायराइड ग्रंथि से। और क्या है नाम है उसका सर? कैल्सीटोनिन है। और ये कैल्सीटोनिन जिस कोशिका से होगा वो कोशिका नाम क्या है? सी सेल। और इसका दूसरा नाम अगर अपन बात करें तो क्या है? पैराफोलिकुलर सेल प्रेजेंट होती है। कि इसका लेवल सर मेंटेन करता है, तो ये कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करने का जो काम है वो किसका है? सी सेल का है। तो ये चार जो कोशिकाएं अपन ने बात की है, चार जो सेल की है, इनके बारे में बहुत बार जो पूछा जाता है ये अपन बात करते हैं इनका। ह्यूमन बॉडी में जो बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा तो देखो सरटोली कोशिका को लेकर करता है, कॉपर सेल को करता है, गॉबलेट सेल को करता है, सी फेरोकुलर सेल के बारे में बात करते हैं। अगला है सर कि स्केलेटन के बारे में बात करते हैं सर। ह्यूमन स्केलेटन अगर अपन देखते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपन बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो देखते क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम एंड रिब्स। अगर बात करूं मैं सर सबसे पहला स्कल्स, अगर अपन इस खोपड़ी को लेते हैं तो ये भी किसका भाग है? एक्सियल का। अगर मैं हाथ और पैरों को छोड़ दूं और इस बीच वाले पोर्शन की बात करूं तो ये पोर्शन कैसा होगा? एक्सियल होगा। और हाथ और पैर और पेल्वी गड़ल ये अपन का किस में रख देते हैं? नीचे। देखो यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है? कंसिस्ट क्या होता है? 100 और कितनी बोन होती है? 26 बोन इसके अंदर होती है। और क्या करता है? देखो क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर? शोल्डर है, अपने ग्रिडल है, और अपर लिम्प है, पेल्वी गडल है,
और लोअर लिम्प है, ये वाला पोर्शन हाँ है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके ये कौन सा एक्जिल आ गया और एपेंडिकुलर कौन सा आ गया, दोनों हाथ हो गए, पैर हो गए और शोल्डर की बोन आ गई और पेल्विक गडल की बोन आ गई। ठीक है, अगर बात करते हैं सर एक्जिल के अंदर टोटल बोन कितनी होती है, 180 बोन होती है। और इसका जो वीडियो आपने बना रखा है 180 बोन और 126 बोन टोटल कितनी होती है, तो वो एक बार आप जाके उनको देख लेना। अभी यहाँ पे फिलहाल याद आपको क्या करना है, एक्जिल स्केलेटन कितनी होती है, तो 80 बोन प्रेजेंट होती है। और इन 80 बोन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप बोलोगे सर स्कल्स की खोपड़ी, टिबल कॉलम की बोन होती है, स्टर्नम होता है और रिब्स होती है। अपनी रिब्स जो क्लीवेज अपन बात करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। अगला कह रहा है एपेंडिकुलर स्केलेटन में सर क्या प्रेजेंट होता है, 126 बोन होती है और ये शोल्डर आता है, ग्रडल आता है इसके अंदर और अपर लिम्प आता है, पेल्विक गडल आता है और लोअर लिम्प आता है, मतलब हाथ पैर आएगा सर। और कंधे की जो बोन है शोल्डर की वो आएगी सर, और पेल्विक श्रोणी मेखला की जो हड्डियां आती है वो आती है। अगला कह रहा है डक्ट ऑफ बेलेनी आर फाउंड इन द किडनी। आपने देखा होगा किडनी की स्ट्रक्चर अगर बनाए अपन यहाँ वाले को कॉर्टेक्स पार्ट बता के गए, इसको मेडुला बता के गए। और कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर अगर ये पिरामिड्स अगर अपन बात करें तो मेडुली पिरामिड्स, यहाँ पे जो स्पेस होता है इसके बीच के बारे, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच वाले को जो अंदर तक धसा होता है, इसको अपन ने क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है भाई, किडनी के अंदर, पूछा जाता है बार बार। अगला कह रहा है तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं सब ग्लैंड ग्लैंड होती है ये, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग कहाँ होती है, फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के नीचे वाले फ्लोर पर इसकी ओपनिंग होती है। अगला कह रहा है हेवेर्सेंस कैनाल जो होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड की जितनी भी कलेक्टिंग होती है वेसल्स वो होती है, नर्व होती है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये अगर ये तीनों का अगर एक साथ कहीं भी देखा जाए तो वो कैनाल कैसी कहलाएगी रे, हेवेर्सेंस कैनाल कहलाएगी। अगला कह रहा है सर लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो निर्माण है उसके बाद में इसकी जो लाइफ स्पान होती है कितनी होती है, बनने के बाद में कितने दिनों तक ये वेजाइना के अंदर अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखता है। तो स्पर्म का तो देखो कितना है, 48 से 72 घंटे तक ये जीवित रहता है। जीवन काल, शुक्राणु का जीवन काल कितना है, तो 48 से 72। नीचे कह रहा है लाइफ स्पान ऑफ द ओम, और इसकी जो है अंडाणु की जीवन क्षमता की बात करते हैं तो इतना कितना होता है, 24 से 36 घंटे तक ये जिंदा रहता है। अगर बात करते हैं सर शुक्राणु की निर्माण की क्रिया को, इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब शुक्र जनन जो है उसे कहते हैं। और ओवम के निर्माण को क्या कहते हैं, ओ जेनेसिस कहते हैं, मतलब अंड जनन कहते हैं। कहाँ होता है सर, ये टेस्टिस में होता है। और करवाता कौन है सर, एंड्रोजन हार्मोन करवाता है। सर ये कहाँ हो रहा है, सर ये अंडाशय में हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर हो रहा है। करवा कौन रहा है सर, एस्ट्रोजन के कारण ये मेच्योर होते हैं। तो ये दो हार्मोन बात कर सकता है आपको। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये अक्सर बात करते हैं मेल के अंदर टेस्टिस में होता है, हार्मोन कौन जिम्मेदार होता है सर, एंड्रोजन होता है। और यही क्वेश्चन है एंड्रोजन हार्मोन को लेके कि सर पुरुष जो हार्मोन है या मेल हार्मोन कौन कहलाता है, एंड्रोजन, और फीमेल हार्मोन कौन कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है। और इनका जीवन जो काल है एनसीईआरटी में जो है पूछा जाता है बार बार, 48 से 72 घंटा होता है। और ओम का कितना होता है, 24 से 36 घंटे का इनका जीवन काल होता है। ये जो अपनी कोशिकाएं हैं इनको आपको याद करना है। और स्केलेटन वाले जो ये हैं इनको आपको देखना है कि कहाँ कितना पाया जाता है। इसके अलावा जो डक्ट है 2-3 आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, डायरेक्ट डक्ट कहाँ कहाँ है तो वो देखना है। रिविना कहाँ होता है या फिर बिलेनी कहाँ होता है, ये किडनी में होता है। रिविना कहाँ होता है, ये कहाँ होता है भैया, इसका अपन बात करते हैं तो अपन बोला लोअर ऑफ माउथ, माउथ के नीचे वाले पे खुलता है। और कौन सी ग्रंथि के पास खुलता है, ये कौन सी ग्लैंड के पास में खुलता है रिविनो, तो आपको बताना है कहाँ खुलता है, सब लिग्मन ग्लैंड में खुलता है। इसके अलावा अपने को दो अपने लाइफ स्पान पढ़े हैं, शुक्राणु और अंडाणु का, स्पर्म और ओवम का पढ़ा है। 48 से 72 घंटा अगर अपन को बात करते हैं तो ये शुक्राणु का होता है। और कम अगर बात करते हैं 24 से 36 घंटे की बात करते हैं तो ये किसका होता है, अंडाणु का होता है। ये बातें हैं और इनको आप उतारो, बाकी देखते हैं अगले में क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का मतलब अपन करते हैं कि जितने भी अगर अपन बात करते हैं कि जो गैमेट सेल को छोड़ के अगर अपन बॉडी की बात करते हैं तो उसके अंदर अपन बात करते हैं कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अरे बोलो 2n सेल होती है,
और 2n के अंदर अपन बात करके 46 नंबर क्रोमोसोम बात करते हैं। तो देखो ये कह रहे हैं कि टोटल कितने होते हैं 44 प्लस XX, ये हमारे पास ऑटोसोमल है और ये हमारे पास लिंक क्रोमोसोम है। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर अपन देखते हैं, मेल के अंदर क्या देखा अपन ने X और Y, और फीमेल के अंदर अब क्या देखते हैं X X। और ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम नंबर हैं उनके कितने होते हैं 44 होते हैं, रहा है ना। और 2 कौन से हो गए सेक्स क्रोमोसोम नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो क्या यहाँ से अगर अपन बात करते हैं कि कोई भी अगर प्यूबर्टी के टाइम पे अगर अपन करैक्टर देखते हैं, सबसे पहले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की बात करते हैं, तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले थैलार्की देखी जाती है। थैलार्की का मतलब होता है स्तन ग्रंथियों का विकास होना, और स्तन ग्रंथियों का विकास देखो क्या कहते हैं अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ट्यूब। स्तन ग्रंथियों को उभर जाना या उनका विकास होना क्या कहलाता है, थैलार्की कहलाता है। अगला कह रहा है एडनार्की क्या होता है। एडनार्की का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ एक्जिलर हेयर, बगल के अंदर बालों का आना, हेयर का आना, ये क्या कहलाता है एडनार्की कहलाता है। अगला कह रहा है प्यूबार्की क्या होती है। प्यूबार्की में मतलब होता है कि प्यूबिक हेयर आना, मतलब जेनाइटल ऑर्गनों पे हेयर का ग्रोथ होना या दिखाई देना, ये क्या कहलाता है प्यूबार्की। मेनार्की क्या होता है कि पहली बार जो पेस्ट टाइम पे जो देखा जाता है मेनार्की, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है, इसको अपन क्या कहला, या फिर स्टार्ट में जो ब्लीडिंग है, पहली ब्लीडिंग अपन बात करते हैं वेजाइनल के थ्रू, उसको अपन क्या कहते हैं मेनार्की कहते हैं। और ये सर कब आता है, इसका टाइम ड्यूरेशन अगर बात करते हैं अपन, तो ये इसकी जो एज है वो एज कितनी लेते हैं 11 से 13 ईयर्स का अपन बात मान के चलते हैं। सर होता कैसे है सर, हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है इन सभी के लिए, तो एस्ट्रोजन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है। फीमेल हार्मोन की बात करें तो फीमेल हार्मोन भी क्या होता है एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ने के साथ साथ ही ये देखा जाता है। अब आप बात करोगे सर मेनार्की कब होता है और थैलार्की कब होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होता है, थैलार्की से स्टार्ट होगा और उसके बाद में ये ऑर्डर वाइज चलता जाएगा, हाँ है ना। प्यूबर्टी का सर लास्ट साइन क्या है, तो लास्ट साइन तो यही है मैच्योरेशन होना, ये इसका लास्ट साइन है। और पहला साइन क्या है सर प्यूबर्टी का, तो वो है थैलार्की, मतलब स्तनों का विकास होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्राथमिक लक्षण है, रहा है ना। अगला कह रहा है सर थिन और लाइट जो मायोफिलामेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखो अपन बात करते हैं थिन और पतले, और अपन बात कर रहे हैं पतले और लाइट, मतलब हल्के, भार में कम, और साथ साथ में पतले जो मायोफिलामेंट होते हैं मसल्स के, वो कौन सा होता है एक्टिन होता है। अगला कहता है थिन तथा डार्क, मतलब गहरे और मोटाई की बात करते हैं मोटाई में भी ज्यादा, ये कौन सा होता है मायोसिन। मसल्स के अंदर 2 फिलामेंट होते हैं, वो कौन सा है एक्टिन और मायोसिन। सर इनकी परसेंटेज का क्वेश्चन भी आता है कि सर सबसे ज़्यादा मसल्स के अंदर कौन सा मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, तो वो होता है वो मायोसिन। तो याद रखना आप मायोसिन की परसेंटेज 60% होती है और ये 40% इसके अंदर पाया जाता है मसल्स के अंदर। 2 फिलामेंट अपन पढ़ेंगे और जो कंटिन्यू क्लास चलेगी उसके अंदर इसके डायग्राम वगैरह देखेंगे, कौन थिन होता है, कौन थिंक होता है और कौन लाइट होता है, लाइट क्यों होता है, ये सारा अपन बात करेंगे। किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है और कौन क्या फंक्शन करता है, किस समय क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या किसके अंदर कितना बदलाव देखा जाता है। ये फिलहाल आपको याद रखना है डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से कि थिन और लाइट कौन सा होता है, तो अपन को एक्टिन, और थिंक और डार्क जो मायोफिलामेंट होता है वो कौन सा होता है मायोसिन। अगला कहता है देखो मायोसिन इज मेजर मसल्स प्रोटीन, और मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी मायोसिन प्रोटीन होती है, और सबसे ज़्यादा मतलब मेजर ज़्यादा अमाउंट अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सा होता है मायोसिन। और इसका देखो परसेंटेज भी अपन ने बात कर ली, परसेंटेज भी आ गया। इसका परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है 60% इस प्रोटीन होती है मायोसिन, मायोफिलामेंट इसका अपने नाम दिया है। अगला कह रहा है कि कौन सी साइड है, अगर डाइजेशन सिस्टम में अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी साइड है जहाँ पे अब्जॉर्प्शन की ज़्यादा मैकेनिज्म देखी जाती है, या सबसे ज़्यादा जितना भी अपन फूड ले रहे हैं और वो ज़्यादा डाइजेस्ट होके कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, तो वो होता है अपना डेडुनम पार्ट, रहा है ना। सर डेडुनम कहाँ होता है, तो डेडुनम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो डेडुनम होता है। और डेडुनम किससे अटैच रहता है, तो स्टोमक से अटैच रहता है, ये स्टोमक हो, और ये अपना सी शेप का जो अपने नजर आ रहा है ये अपना क्या है डेडुनम, सबसे ज़्यादा यहाँ होता है भाई साहब। अगला क्या कह रहा है सर पी वेव, पी वेव अगर अपन ECG पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राफ जो अपन देखते हैं हार्ट का ECG, उसके अंदर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो इस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको PQR
आर एस और टी। तो इस पी का क्या सेंस है ये बात करना है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ईसीजी का जो पूछा जाता है वो पहला क्वेश्चन यही है कि पी वेव किसको इंडिकेट करती है। तो आर्ट्रियम जो होता है आलिंद का डीपोलराइजेशन देखा जाता है। आलिंद का अपन डीपोलराइजेशन का मतलब होता है संकुचन होने की क्रिया देखी जाती है। और ये संकुचन का क्रिया का जो टाइम होता है वो कितना होता है 0.1 सेकंड का होता है। अगर मैं बात करता हूं कि पूरे हार्ट बीट में जो टाइम लग रहा है, एक हार्ट बीट का जो टाइम है वो कितना होता है 0.8 सेकंड होता है। और 0.8 सेकंड में से सिर्फ और सिर्फ अपन बात करते हैं कि आर्टरियल का सिस्टोल जो टाइम देखा जा रहा है वो कितना हो रहा है 0.1। और सर जो 0.1 तो इसमें लग रहा है और जो बच गया 0.7 ये क्या हो रहा है। तो उस समय जो अपना आर्टरियल वो क्या कर रहा है डायस्टोलिक हो रहा है। और हाँ है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का टाइम है। तो पी वेव जो है किसको इंडिकेट करती है रे आर्टरियल डीपोलराइजेशन को। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला है ईसीजी में। अगला कह रहा है सर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको इंडिकेट करता है। देखो कहां पर है क्यू आर और एस, ये किसको करते हैं। तो देखते हैं वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को करते हैं। मतलब वेंट्रिकल का संकुचन बताना है तो वो कौन सी वेव बताएगी इसमें से क्यू आर एस और टी। देखो 5 वेव है ईसीजी के अंदर, कितनी वेव्स है अपने पास 5 है। अब इसमें से एक तो पॉजिटिव देखते रहे कि नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव कौन कौन सी है देखो, जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है ये पॉजिटिव होगी और नेगेटिव नीचे वाली। तो कौन सी है पॉजिटिव पी आर और टी, और नेगेटिव कौन है क्यू और एस। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहां से। तो अपना मुद्दा क्या है, मुद्दा अपन को इतना ही देखना था कि क्यू आर एस टी इसकी वजह से जो नीले का जो संकुचन है वो देखा जाता है। और नीले का जो संकुचन है वो 0.3 सेकंड का होता है, 0.3 सेकंड। अगर बात करते हो सर ये जो टाइम आ गया अपने पास संकुचन, अगर अपन बात करते हैं सर शीतलन टाइम कितना आ जाएगा। जैसे आलिंद का संकुचन का टाइम क्या है, आलिंद सिस्टोल का टाइम कितना बोला 0.1 सेकंड, ठीक है। और डायस्टोल का टाइम कितना हो गया 0.7 सेकंड। अगर अपन बात करते हैं वेंट्रिकल का डायस्टोल तो कितना आता है अपने पास 0.5, और सिस्टोल आता है तो कितना आता है 0.3। और डीपोलराइजेशन जो है ये किसको डिनोट करता है रे सिस्टोल को। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार है। और पी वेव जो इंडिकेट है वो करता है आर्टरियल के डीपोलराइजेशन। समझना बस इतना। एक तो टाइम का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हार्ट बीट का टाइम पूछे तो 8 सेकंड बताना है सर। और आर्टरियल का सिस्टोल टाइम पूछना है तो 0.1 सेकंड बताना है। और आर्टरियल का अगर डायस्टोलिक टाइम पूछना है तो 0.7 बताना है। और वेंट्रिकल का सिस्टोल टाइम बताना है अगर पूछता है तो 0.3 सेकंड बताना है। और डायस्टोल पूछना है तो 0.5 सेकंड बताना है। चारों का टाइम बता दिया, सिस्टोल और डायस्टोल का, वेंट्रिकल आर्टरियल का। तो ये आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अब बताओ मुझे कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्स होता है मिल्क के सिंथेसिस के टाइम। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और वो बच्चे को जन्म दी तो उस दौरान जो उसकी मैकेनिज्म के अंदर दूध का निर्माण होगा उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन को अगर अपन नाम दें दूसरा तो ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन इसका नाम दिया जाता है। आपके आधार पे तो बस इसी को याद रखना है। प्रोलैक्टिन क्या करता है तो ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। दूध निर्माण की क्रिया को जो करवाता है सिंथेसिस वो कौन करवाता है प्रोलैक्टिन। याद रखना है भाई साहब। अगला कह रहा है सर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है स्त्राव करवाना या सिक्रेट करवाना। जैसे मान लो पहली बार जैसे ही बच्चा स्तन के पास आएगा और निप्पल को जैसे ही सक करेगा तो सक करने के समय जो मिल्क का सिक्रेशन जो हो रहा है वो कौन सा हार्मोन करवाता है। देखो निर्माण तो करवा रहा है प्रोलैक्टिन, लेकिन सिक्रेशन कौन करवाता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को इसीलिए अपन क्या कहते हैं लव हार्मोन भी कहते हैं। रहा है ना, माँ और बच्चे में जो ममता जगाता है माँ में वो कौन जगाता है ऑक्सीटोसिन, है ना। तो दूध का स्त्राव करवाना सिक्रेशन करवाना ऑक्सीटोसिन का है और निर्माण करवाना प्रोलैक्टिन का है। सिक्रेशन एजुकेट करना मतलब बाहर स्तन ग्रंथियों से बाहर दूध का स्त्राव करवाना ऑक्सीटोसिन, निर्माण करवाना प्रोलैक्टिन। सिंथेसिस वर्ड आ जाए प्रोलैक्टिन और सिक्रेशन वर्ड आ जाए तो ऑक्सीटोसिन।
ये आपको याद रखना है दोनों के। अगला कह रहा है सर हार्मोन जो होता है ग्लोमेरुलर हार्मोन जो है वो क्या होता है, तो GFR बताते हैं अपन, इसकी रेट बताते हैं, फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है। तो 1 मिनट के अंदर हमारी जो किडनी के जो नेफ्रॉन है वो कितना फिल्टर कर देते हैं ब्लड को, तो वो कहते हैं भैया 125 ml पर मिनट इसकी फिल्ट्रेशन रेट होती है GFR की। अगला कह रहा है सर 1 मिनट की इतनी है, तो अगर अपन पर डे का निकालें, एक दिन का निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो निकल के आता है वो 180 लीटर, मतलब बहुत बड़ा काम कर रही है किडनी एक दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड को क्या करती है, छानने का काम करती है। और 1 मिनट में कितना छान रही है, जैसे अपनी क्लास अगर मैं ले रहा हूं, अगर 1 मिनट में तो इतना छन चुका होता है, एक दिन में 180 लीटर छन चुका होता है। ये डाटा आपको याद रखना है। आपके जो NCERT के 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो आप लेके आ रहे हैं अपन, और जितना भी दिया जाता है उसको प्रॉपर बनाओ और उतारो। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। इनके लिए आप है ना, ऐसे नहीं कि 10-15 घंटे आप खराब कर रहे हो, एक चैप्टर को लेके बैठे हो। कम से करीब अपनी तीसरी ये क्लास कंप्लीट होने जा रही है, और इस क्लास में अगर अपन टोटल देखें तीनों क्लासों के, तो कम से 650 क्वेश्चन के पास आपके पास आ चुके हैं। जो 1 लाइनर, आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक लाइन के अंदर अगर आप काउंट करो तो आपके पास क्वेश्चन बहुत है। हाँ है ना, 3 से 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ से बात करते हैं, P वेव और Q वेव की बात कर रहे थे, PQRS की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ से अपन ने पहला क्वेश्चन तो देखा, P वेव इंडिकेट करती है किसको रे भैया, अडल्ट डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। और इसके अंदर 2 टाइम है सर, अगर डिपोलराइजेशन हो रहा है मतलब सिस्टोलिक हो रहा है, और सिस्टोलिक हो रहा है तो सर कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकंड लग रहा है। और 1 सेकंड अगर टाइम लग रहा है तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि एक हार्ट बीट में कितना लग रहा है, तो 0.8 सेकंड का हो रहा है। तो देखो कितने 6 क्वेश्चन तो अपन यहाँ से निकाल के लेके आए। तो अगर आप ऐसा काउंट करना निकलोगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, डाटा तो बहुत कम रह जाएगा 650 वाला, ऐसा है। तो ध्यान से इसको सुनोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, और प्रॉपर करते जाओ। अब अगली क्लास जो है वो सेम क्वेश्चनों की चलती रहेगी अपनी। तो थैंक यू।